Assalamu alaikum class. We are going to start over lecture number 17 today. In previous lectures we have studied a lot of things which were required for us. Like हम लोग previous lectures में हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी हैं जिनमें हम लोगों ने लैंग्वेज की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, यानी हम लोगों ने लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने से स्टार्ट किया था कि हम उसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो फिर हम आगे मूव किए उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन पे, और इसी तरह आगे मूव करते हुए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पे आए, और रेगुलर एक्सप्रेशन से अब हम फाइनाइट ऑटोमेटा तक आ चुके हैं। दैट्स इट, यहाँ तक हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं। अभी क्या होगा कि अब हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर अस, राइट। सो अभी जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं दैट इज़ अ पॉइंट वेयर हम अभी बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। हमारा चैप्टर भी फाइनाइट ऑटोमेटा का ही चल रहा है। जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्ड करना है, बल्कि हमारे पास ये भी रिक्वायरमेंट है कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बिल्ड हुआ है तो हमने ये देखना है कि हमें किस तरह ये पता चलेगा कि ये कैसी लैंग्वेज डिफ़ाइन कर रहा है। यानी अब अगर आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और आपको ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू टेल अस कि ये कैसी लैंग्वेज है, तो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप ये बताएं कि मतलब विच लैंग्वेज है। तो अगर आपने ये बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज बना रहा है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जी आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज हमारे पास बन रही है, और दूसरी ऑप्शन है कि आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना देते हैं। अब दोनों केसेस हैं आपके पास। अब बहुत से केसेस में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत से केसेस में बहुत आसान होता है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। लेट्स से कि हम यहाँ पे अपनी बुक ओपन करते हैं और ये बुक का पेज नंबर 75 है, जिस पे एक एग्जांपल है। लेट अस कंसीडर अ वेरी स्पेशलाइज्ड FA, one that accepts only one word BAA. Even if we ignore this sentence और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डायग्राम को देखें, तो you can see that we have a start state, we have a final state, and we can see that a B comes, हम next state पे जाते हैं, फिर एक A आता है, हम next state पे जाते हैं, फिर एक A आता है और हम final state पे चले जाते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ भी आ रहा है, हम कहीं नहीं जा रहे। हम एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेजिनेटेड, हम लोग एक डेड एंड स्टेट पे जा रहे हैं, जिसने ना तो हमारी मशीन को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना है कि उसके पास वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम लोग हमेशा एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी हम नेक्स्ट ऑन जाएंगे आउटपुट पे। फ़िलहाल हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ एक्सेप्ट हो रही है या एक्सेप्ट नहीं हो रही। दैट इज़ आवर ओनली मिशन या ओनली पॉइंट वेयर वी आर स्टडिंग। So right now if we see this very simple diagram, we can say कि BAA आएगा तो हमारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। अब हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज में सिर्फ एक वर्ड है एंड दैट इज़ BAA, दैट्स इट। अब अगर आपने इसको डिस्क्राइब भी करना है तो कोई मसला नहीं है, इट्स वेरी इजी टू बी डिस्क्राइब्ड। अगर आपने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखना है तो भी कोई मसला नहीं, अ वेरी इजी रेगुलर एक्सप्रेशन टू बी रिटन डाउन। द पॉइंट ओनली कम्स जब हमारे पास इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स आती हैं, जैसे कि ये तो थी ही, वी कैन सी दिस डायग्राम, but although that is not that much complex diagram, but still it is a little complex diagram and you made a lot of mistakes in it, and maximum students made mistakes in these questions, जिसमें आपने इस एक सिंगल एरो को जो कि एक दफ़ा सिर्फ जा रही है और A या B आ रहा है, इसको आपने इस पर स्टारिक लगा दिया और इसको आपने इतना ज़्यादा चीज़ों पे मुहित कर दिया कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है। So that was just that if we have a third letter as B, so we just go to the final state, but still it was a little complex. इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनता है और इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनता है। तो आपने जो भी लिखा है या ये लिखा है वो उस सारे केसेस में वो ठीक रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि आपने जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता था कि ये किस किस लेवल से बन सकते हैं, तो हमने उसी तरह उनको बना लिए। यहाँ पे इन्होंने तीनों वर्ड्स बना लिए, या फिर आप उसे सिंपली A+B² भी लिख दें, A+B², तो उसके आंसर्स यही आते हैं। सो दैट इज़ अ अंडरस्टूड थिंग। तो ये हमें पता चल गया, आसान चीज़ थी, हमें कहा कि कोई मसला नहीं। इसी में यहाँ पे हमारे पास एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ भी थी, जिसमें आपने
रेगुलर एक्सप्रेशन डिड्यूस करना था और रेगुलर एक्सप्रेशन ये था। तो ये एक साथ एडजेसेंट डायग्राम्स थी। अगर आप एक भी दफ़ा किताब खोल के देखते और आप लोग देख लेते और एक दफ़ा इनको पढ़ लेते तो मेरा ख्याल है कि सबके ये 6 मार्क्स जो हैं वो पूरे आ जाने थे। लेकिन ऑल इन हेल, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स टू डू दीज थिंग्स बट यू नेवर पेड अ हीड टू इट। अब इनका सबसे बेहतरीन हल मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बताऊंगी कि हमारे पास सबसे बेहतरीन हल यही होता है कि हम इनका पहले ट्रांजिशन टेबल भी बनाएं और फिर एक चीज़ डिड्यूस करें। ऑल तो ट्रांजिशन टेबल से डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी आसानी ज़रूर हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए। ज़्यादातर बच्चों को ट्रांजिशन टेबल बनाना आता है। आई वुड से 95% स्टूडेंट्स आर गुड एट मेकिंग ट्रांजिशन टेबल, बट जस्ट वी हैव 5% स्टूडेंट्स एज वेल जिन्हें अभी तक ट्रांजिशन टेबल बनाना नहीं आता, तो दे नीड टू लर्न इट। ये एक और डायग्राम है हमारे पास, मैंने इसको भी डिस्कस किया था। इसमें आप देख सकते हैं वी हैव 2 फाइनल स्टेट्स विच मीन्स वी हैव हॉल्टिंग स्टेट्स एंड वी हैव 1 इनिशियल स्टेट, एंड इफ वी गेट अ BAA और वी गेट अ AB और लैंग्वेज इज बीइंग एक्सेप्टेड, यानी हमारी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं और वो एक्सेप्ट हो रही है। अब चाहे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, चाहे आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। इसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा? लेट मी सी, इसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे? हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट वुड बी जस्ट AB plus BAA, and that is the whole regular expression. Nothing up, nothing down, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लिखना, बस ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका। तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और अगर आप कहेंगे डिस्क्राइब करें तो आप कहेंगे अ लैंग्वेज एक्सेप्टिंग AB और BAA। दोनों नहीं एक्सेप्ट करी, दोनों इसलिए नहीं करी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये स्टार्ट है, तो या तो B से स्टार्ट अगर होगी है तो BA उसने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर A से स्टार्ट होगी है तो AB उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक रन में वो 2 वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करी, एक रन में 1 वर्ड एक्सेप्ट करी, तो इसलिए मैंने प्लस का निशान लगाया वहां पे, यानी और के लिए मैंने बताया आपको। So next we have a very we can say, you can see that even the book has written that let us take a trickier example. So we consider the following finite automata. So that is a trickier example. Why? Because अब आप देख सकते हैं कि आपकी states बढ़ती जा रही है। चलें, states तो पहले भी ज़्यादा थी, इस वाले में बहुत ज़्यादा states थी, but that was simple. इसमें भी states थी, but that was too simple. इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 states हैं, लेकिन ये चीज़ मुश्किल नहीं है। समटाइम्स हमारे पास स्टेट्स कम होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ डिस्क्राइब की हुई होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी हम इस डायग्राम को डिस्कस करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं, जो कि आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। वो ये है कि आपने अभी तक जितना भी स्टडी किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पे ख़त्म हो गया। ये आपने अपने माइंड में रखना है। हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन से आगे पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन हमें लीड करता है फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ। फिर जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ते हैं तो वो हमें आगे लीड करता है ट्रांजिशन ग्राफ की तरफ। अब आप कहेंगे कि हम तो ट्रांजिशन डायग्राम्स पढ़ते हैं। देखें, ट्रांजिशन डायग्राम्स और ट्रांजिशन ग्राफ्स 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रांजिशन ग्राफ्स का आपका पूरा आगे चैप्टर आने वाला है और हम उसे स्टडी करेंगे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा से हम आगे एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ DFA, इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। So these are 2 very important things which we are going to study further on. Similarly, हम इन्हीं चीज़ों को लेकर जब आगे चलेंगे, you can say that all of these will lead us to other things which are called Mealy and Moray machines. यानी अभी हम इसके बाद ये चीज़ें पढ़ेंगे, Moray and Mealy machines। तो ये भी इसी तरह की डायग्राम्स होंगी, इनकी आपस में कन्वर्जन होगी, एक दूसरे में कन्वर्जन, ये DFA NFA की आपस में कन्वर्जन होगी। इस तरह यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ
और फाइनाइट ऑटोमेटा की आपस में कन्वर्जन होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशंस की आपस में कन्वर्जन करते हैं, नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन की फाइनाइट ऑटोमेटा से कन्वर्जन करते हैं. सो दैट इज़ वाई दीज कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड. सो अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो आप फर्दर ऑन चीज़ों को कैसे अच्छे तरीके से करेंगे. अगर आपको बेस पे ही ये बातें समझ नहीं आ रही कि हमारे पास डायग्राम क्या है, हमने उसे कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ, तो आगे आप कैसे पढ़ेंगे. और प्लीज़ ये मैं रिपीटर से भी कहूँगी कि आप लोगों के पेपर को इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे कि आप लोग लेक्चर्स ना सुने. तो काइंडली लेक्चर्स सुना करें ताकि आप लोग को करें. अगर आप लोगों के आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन अगर आप लोगों को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट होता तो आप लोग इसे रिपीट ना कर रहे होते. सो इट मीन्स दैट यू नीड टू पे हीड टू इट कि आपने इसे किस तरीके से ख़त्म करना है और किस तरीके से इसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू ग्रैब गुड मार्क्स इन योर सब्जेक्ट. सो राइट नाउ यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि हमारे पास क्या. अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ और मैं दोबारा भी क्लियर करूँगी कि जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास जो इनपुट होगा दैट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ए एंड बी एंड नथिंग लाइक सी डी और एनीथिंग लाइक दैट. इवन कुछ बच्चों ने फाइनाइट ऑटोमेटा का जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा था उसमें सी डी भी लिखा हुआ था. मतलब पता नहीं कौन बताता है इनको ये बातें कि इसमें सी डी भी लिखना है. लाइक सीरियसली मैंने हमेशा आपको ए भी पढ़ाया है, डायग्राम उसमें ए भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसमें सी डी लेके आना है. मतलब नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, ज़बरदस्ती ले आए. तो ये काम आप लोगों ने किया, नहीं करना था. कुछ मेरी बातें सुन लिया करें, उनको मान लिया करें बराए मेहरबानी. मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं आपका इतना डिटेल्ड लेक्चर बनाऊँ कि आपको सही तरीके से समझ आए. और उस लेक्चर को भी जी आधे बच्चों ने तो आगे करके सुनना होता है क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा आता है. तो मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि वो सारे बच्चे जिन्हें आगे करके लेक्चर सुनने का शौक़ है वो उनके कितने मार्क्स आए, क्योंकि एटलीस्ट जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं मुझे पता है कि वो सारा लेक्चर सुनते हैं. मैं हाल बता अगर किसी के चीटिंग करके अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो दैट इज़ अनदर केस, बट आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट. हम यहाँ पे 2 इनपुट्स क्यों कंसीडर करते हैं, इसकी भी हमारे पास एक प्रॉपर वैलिड रीज़न है. वो वैलिड रीज़न ये है कि हमारे पास कंप्यूटर हमारा जो है वो सिर्फ बाइनरी से डील करता है और दूसरी चीज़ों से डील नहीं करता. सो अगर हम यहाँ पे बाइनरी से डील करने की बात करें तो A could be 1 और B could be 0, या फिर A could be 0 and B could be 1. लुक ये है बेसिकली हमारे पास जो बैक एंड पे है ना, यानी बैक एंड पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है. तो बैक एंड पे हम ये कंसीडर करते हैं बाइनरी वाले सिस्टम को और हम अपनी मशीन को इंतहाई सिंपल मशीन कंसीडर करते हैं. वी थिंक लाइक कि जी बड़ी सिंपल मशीन है, कीबोर्ड में बटन ही सिर्फ 2 हैं, ए और बी बस. तो एक्सेप्ट सिर्फ ए और बी ही हो सकता है. तो फिर ये बात जहन में रख के आपने अपनी आगे सारी चीज़ें चलानी होती है. अब जब आपके माइंड में ये बात आ गई कि आपके कीबोर्ड में 2 ही बटन्स हैं और वो बटन्स हैं ए एंड बी, तो अब हम आगे फर्दर ऑन मूव करेंगे. अब हम देखते हैं इस एग्जांपल को. इस एग्जांपल को हम सबसे पहले अगर देखें तो हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे हैं हमारे पास 4 स्टेट्स. वी हैव 4 स्टेट्स. अब अगर हम इसे राइट डाउन कर लें तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर हैं 4 स्टेट्स. अब इन 4 स्टेट्स में हम ये देखेंगे कि 4 स्टेट्स में हमारे पास 1 है हमारे पास फाइनल स्टेट और 1 ही है हमारे पास स्टार्ट स्टेट, और इनपुट है हमारे पास A और B. ये आपको पता है कि आप जब इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस भी करते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ें, ये फॉर्मल डेफिनेशंस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास एक डायग्राम है और वो किन वैल्यूज़ पे स्टैंड कर रही है. अब आपके पास 4 स्टेट्स हैं, 1 2 3 वाली जो स्टेट है वो फाइनल है और फिर 4 तक. फाइनल स्टेट है आपके पास 3 वाली और इनिशियल स्टेट है आपके पास 1 वाली और ये भी आपके पास इनपुट है. अब हमने इसका बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन. मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम ये लैंग्वेज देख रहे हैं और इससे डील कर रहे हैं तो ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, मतलब कौन सी लैंग्वेज है जिसके लिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो बना हुआ है और ये उसको एक्सेप्ट करेगा. तो आप कहते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए ट्रांजिशन टेबल भी बना ही लेते हैं लगे हाथों. तो हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं कि हमारे पास हैं 4 स्टेट्स
तो हमने उसका 4 स्टेट्स का लिख लिया कि ये इस तरह हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास है एक इनपुट है ए और एक इनपुट है हमारे पास बी। दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग, ताकि आपने जो भी गलतियाँ की हैं वो हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। स्टेट 1 पे ए आए तो 3 पे जाएगा और बी आए तो 2 पे जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है जी। 2 पे जा रहा है। आप 2 पे देखें, ए आएगा तो 2 पे ही लूप बैक करेगा, बी आएगा तो 4 पे जाएगा, यानी ए आएगा तो 2 पे लूप बैक कर रहा है, बी आएगा तो 4 पे जाएगा। 3 पे ए आएगा तो 3 पे लूप बैक करेगा, 4 आएगा तो 4 पे लूप बैक करेगा, मुझे पता है, यहाँ पे भी मैंने देख लिया, देखें 4 3 हर जगह ऐसा ही है। अब 3 पे बी आएगा तो वो वापस 2 पे जा रहा है, और अगर 4 पे आ रहा है तो वो 3 पे जा रहा है। क्या हो गया? अच्छा जी, ये ऐप स्विचिंग के दौरान मेरा लैपटॉप अक्सर ऐसी हरकतें करता है, सो आई एम जस्ट सॉरी। अब जब तक ये चलता है तब तक मैं आपको ये बता लूँ कि आप देखें, यहाँ पे देख के आपको पता चल रहा है कि ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रांजिशन डायग्राम बन गया, सॉरी ट्रांजिशन टेबल बन गया, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। आपको, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हो तो आपको ये पता होगा कि जब भी हमारे पास ट्रांजिशन टेबल भी होता है ना, तो वो बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, और उस स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से हमारे पास बड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम 4 पे हैं तो 4 पे अगर बी आएगा तो वो वापस 3 पे चला जाएगा। ये हमारे पास जो है वो टोटल है जो हमें पता चला है अभी तक कि इस तरह होगा। अब इससे हमें, अभी मैं ये डिस्कस कर रही थी कि इससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ें तो बड़ी एम्बिगुअस हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। तो हम ज़रा इसका नीचे से पढ़ते हैं, इसकी जो पूरी इन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, हम उस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। अब यहाँ पे मैं इस पूरी उसको स्टडी करेंगे और हम साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि अगर आप इन केस मेरी बताई हुई बातें भूल भी जाते हैं तो कम से कम आप अपनी बुक को स्टडी करके वो उसको समझ लें। राइट नाउ अभी मैं जब आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो साथ ही मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें किसी स्टूडेंट ने कहा है कि आप जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा ही पेपर चेक किया करें। तो आई नीड टू नो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैं अपनी सारी एफर्ट पुट ऑन कर रही हूँ। अगर इसके बाद आप लेक्चर्स खुद नहीं सुनते और फिर आप टीचर पे ब्लेम करते हैं, मतलब आई कैन टेल यू कि आपके बाकी टीचर्स आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और आपके टीचर्स मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इफ़ समवन इज़ डूइंग हार्ड वर्क सो यू शुड डू योर वर्क एज वेल। जब मैं इस कोर्स को लाइव पढ़ाती थी तब भी इस कोर्स में कुछ बच्चों के बहुत मार्जिन पे मार्क्स आए थे, तो इट डजेंट मैटर, मतलब 1-2 बच्चे रिपीट भी कर रहे हैं। तो वो आप लोग जब लाइव पढ़ते थे तो क्या आपकी पूरी क्लास स्टॉप करती थी? इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट अभी इसी तरह के पढ़ाई में बच्चों ने एक्सीलेंट मार्क्स भी लिए हैं। सो वाई दे आर गेटिंग एक्सीलेंट मार्क्स? वाई all are not getting excellent marks? Because you are not paying like heed to your education, so that is not the fault of your teacher at all. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जब भी कमेंट्स किया करें तो काइंडली अपना रोल नंबर भी मेंशन किया करें। यानी कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनके नाम ही इस तरह लिखे होते हैं कि उनके आगे रोल नंबर लिखा होता है। तो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं और किस तरह कमेंट्स कर रहे होते हैं। सो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। अगर कुछ बच्चों का नाम नहीं लिखा होता, नाम लिखा होता है, रोल नंबर नहीं लिखा होता, तो वो कमेंट के बाद इवन अपना रोल नंबर लिखते हैं। तो दोनों केसेस ठीक हैं, मुझे पता चल जाता है, आपके नाम से भी मुझे पता चल जाता है कि यू आर माई स्टूडेंट। बट इफ़ यू आर using like entirely a random ID, so you must mention your name and all that, because if you are brave enough to say things like that on a public platform, you must be brave enough to show off your roll number and your class and your section. So I must know that what are the क्या ड्रॉबैक्स हैं लेक्चर में जो आपको समझ नहीं आ रहे और आपको उसकी कोई काउंसलिंग की जाए। तो अभी यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो उन्होंने कहा कि जब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो we start at state 1 and if we are reading a word starting with A, we can stay at state 3 as long as we continue to read only A's. Therefore all words of form A is static.
हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखें, आर एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन, यानी एक बात हमें पता चली कि अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है, वी विल जस्ट सी इट कि हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लेट्स से दैट वी आर स्टार्टिंग विद ए। हम अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जो पहली स्टेट है उसमें अगर आपके पास ए आता है तो आप डायरेक्टली फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं, दैट इज स्टेट 3। क्या आने पे? ए आने पे। और अगर आपके पास फिर ए ही आता रहता है तो आप यहीं पे रहते हैं। इसका मतलब अगर आपकी लैंग्वेज, अगर आपके पास ये डायग्राम हो तो ये कितनी आसान डायग्राम है, आपको फौरन समझ आ रहा है कि ये क्या कर रही है। अब हमें पता चल रहा है कि ये डायग्राम क्या कर रही है। हमें, अगर हमारे पास ये डायग्राम होती तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता। हम कहते हैं भाई ये तो बड़ी आसान बात है, इसमें क्या मुश्किल है। अगर ए आएगा तो वो ए आना लाजमी है, यानी एक दफ़ा ए आया है, एक दफ़ा ए आने पे वो जी यहाँ से मूव करता हुआ स्ट्रेट 3 पे चला गया, एक दफ़ा ए आ गया। और अब हम कह रहे हैं कि जी उसके बाद ये लूप लगा दिया हमने, अब जितनी मर्जी दफ़ा ए आएगा वो यहीं पे रहेगा। इसका मतलब हमारे पास ये लूप बैक जो है वो स्टैटिक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जितनी दफ़ा भी आएगा वहीं पे रहेगा। सो ये बात हमें बहुत आसानी से समझ आ गई कि ये वाली लैंग्वेज है इस डायग्राम की। यानी हमने क्या किया, डायग्राम को उसको डिवाइड कर दिया हमने चीज़ों में। तो ये डायग्राम है और इस तरह ए आएगा और ए आएगा, तो हमें समझ आ गई। ये इतनी सी बात ईजी हो गई हमारे लिए। अब हम कहते हैं कि चलिए जी अब हम आगे देखते हैं। What if we begin with some A's that take us to state 3, but then, okay, wait for a second, I just don't like these things, but I'm sorry these things happen in the lecture. तो अब मैं कोशिश करती हूँ इन चीज़ों को एडिट आउट कर दूँ, लेकिन बहरहाल लैपटॉप है, इस तरह की हरकतें करता रहता है। Then we read अभी, वो कह रहे हैं कि चलें समझें, ए तो आ गया, ए आ गया, ए के बाद बी आ गया, अभी आप क्या करेंगे। यानी अब हमने सोचना है ना कि बी भी तो आ सकता है हर स्टेट पे। अभी ये देखें, ये जो हमने डायग्राम बनाई है, इसमें हमने सोचा कि बी तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर स्टेट पे आपने 2 इनपुट्स मैनेज करने होते हैं, हर स्टेट पे 2 इनपुट्स मैनेज करने होते हैं। यहाँ का बी जो है वो कहाँ जा रहा है नहीं पता हमें, यहाँ का बी कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं हमें, इन्हें भी तो हमने मैनेज करना है। तो अब हम कहते हैं कि लेट्स से अभी हम स्टार्ट ए से ही कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या जा रहा है। देखें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम की 2 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि या तो सारी चीज़ें ए से स्टार्ट होके आगे मूव ऑन कर रही हैं, या चीज़ें बी से स्टार्ट होके आगे मूव ऑन कर रही हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम में। अब ए वाले कंडीशन में हमने देख लिया कि पहली हमने देख ली कि किस तरह होगी उसकी, तो पहली वाली कंडीशन हमने देख ली कि ए वाली कंडीशन अब हम देखेंगे। सबसे पहला तो ये है कि ए आए, ये तो पहली कंडीशन है ना। अब उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, यानी एक ए जो है, यहाँ से आपने इससे टेक्निकली समझना है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इनपुट के केस में, कि या तो आपके पास बी आ सकता है या आपके पास ए आ सकता है, और इन दोनों को आपने डील करना है। अब लेट्स से कि पहली दफ़ा एक ए भी आ गया और एक बी भी आ गया। हम अब पहले एक साइड को डील करते हैं कि जब ए आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास फिर 2 ऑप्शन हैं कि या तो उससे अगली टर्म बी आएगी या उससे अगली टर्म ए आएगी, यानी ए आएगी या बी आएगी। अब अगर ए आएगी तो ये हमने यहाँ पे डील कर लिया, यानी ये दोनों अगर आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई उसमें हमने डील कर लिया कि ये ए स्टैटिक होगा। ये हमारे पास इसका बन जाएगा कि ये ए स्टैटिक वाला केस बन जाता है। इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेती ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि अब अगर ए के बाद बी आ जाए तो क्या होगा। हम डायग्राम से देखते हैं कि जी अगर तो बी आता है तो वो क्या करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बी आएगा तो वो चला जाएगा स्टेट 2 पे। बी आने पे वो कहाँ पे जा रहा है, स्टेट 2 पे जा रहा है। यानी बी के बाद वो किसी स्टेट पे मूव करेगा, और बी के बाद भी 2 ऑप्शन है, यानी बी आ गया है, वो किसी एक स्टेट पे मूव कर गया है, और उसके बाद भी 2 ऑप्शन हैं, या तो ए आ सकता है या फिर बी आ सकता है, दोनों में है ना। यहाँ को हम आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया तो कोई इशू नहीं है।
ये ऑलरेडी फाइनल स्टेट पे चला गया। अब हम इसके बाद नहीं देखेंगे कि ए आएगा तो क्या होगा, बी आएगा तो क्या होगा। हम अब इस केस में देख रहे हैं कि अगर बी आ गया है और वो एक स्टेट जिसे हम स्टेट 2 कह रहे हैं वहां पे मूव कर गया, लेट्स से मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ये स्टेट 2 पे मूव कर गया। अब स्टेट 2 पे मूव करने के बाद अगर ए आए तो वो क्या कर रहा है, वो स्टेट 2 पे ही रह रहा है, वो कहीं आगे नहीं जा रहा। और अगर बी आए तो वो आगे मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, बी आए तो वो स्टेट 4 पे मूव कर रहा है। अब इस ए ने कहीं आगे नहीं जाना तो इसकी भी कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हम इसके बाद अब इसे कुछ नहीं कर रहे। यानी इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वर्ड आए जो हो ए बी ए, तो अब ए बी ए हमें कहीं पे भी लीड नहीं कर रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ए आया, उसने नेक्स्ट मूव किया, फिर बी आ गया, उसने मूव किया नेक्स्ट, लेकिन फिर ए आया और वो वहीं पे लूप बैक करा रहा है। अब अगर हमारे पास ए बी ए आए तो वो यहीं पे रहेगा अनटिल अनलेस के कोई और लेटर आए जो उसको कहीं आगे मूव करवाए। तो अगर कोई और लेटर नहीं आ रहा तो वी आर नो वेयर टू गो, हम वहीं पे लूप बैक कराते रहेंगे और हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे। अब ये सारी चीजें इसलिए ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरीके से मूव करना है। सो यहाँ पे देखें, देन दिस ट्रांसपोर्ट अस टू, यानी यहाँ पे लिखा है व्हाट इफ वी बिगिन विद सम एज एंड देन इट टेक्स अस टू स्टेट 3 बट देन वी रीड अ बी। हमने कुछ ए लिए जो हमें स्टेट 3 पे लाए और फिर बी आ गया, तो हम क्या करेंगे। उसने कहा देन वी मस्ट प्रोसीड टू, देन इट ट्रांसपोर्ट्स अस टू स्टेट 2। स्टेट 2 पे चले गए, लेकिन अब स्टेट 2 से अगर हमने 3 पे या आना है वापस, तो आप देखें कि यहाँ पे कोई रास्ता है स्टेट 2 से 3 पे आने का। हमारी सारी कोशिश ये होती है कि हमने फाइनल स्टेट पे पहुंचना है। तो हमारे पास फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए कोई और रास्ता है, यानी हमने क्या करना है 3, अब 2 पे हम आ गए हैं बी आने की वजह से। अब हम बी 2 से डायरेक्टली 3 पे नहीं जा सकते, हम 2 से 1 पे भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक वाहिद रास्ता है कि हम 4 को से होते हुए 3 पे पहुंचे। तो 4 से होते हुए 3 पे पहुंचने के लिए हमें एक बात नजर आ रही है कि अगर तो ए आएगा तो वो नहीं आगे जाएगा, अगर बी आएगा तो हमारे पास चांस है कि हम मूव करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट बैक टू द फाइनल स्टेट वी मस्ट प्रोसीड टू स्टेट 4 एंड देन टू स्टेट 3। दीज ट्रिप्स रिक्वायर 2 more bees टू बी रेड एज इनपुट। अब हमारे पास अगर 2 bees और होंगे तो हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि बी एक्चुअली मूवमेंट करा रहा है। ए तो जहाँ पे भी आएगा वो उसने लूप बैक हो जाना, कुछ भी और नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल इधर ही देती हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट आ जाए, कैप्स लॉक बंद करती हूँ, ए बी ए, तो ए बी ए अगर इनपुट आए तो देखें ए बी ए ये कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब इट्स नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड एट ऑल, इसका कोई हमारे पास फायदा नहीं है। लेट्स से कि हम कोई और इनपुट कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास एक और इनपुट आए जिसे हम कंसीडर करते हैं ए बी। अब आप ये देखें कि अगर ए बी आए तो ए बी, फिर ए आया उधर ही रहा है, लेकिन फिर बी आया तो एटलीस्ट वो 4 पे आ गया, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि अब ये 4 पे आके रुक गया। लेकिन अगर इसके साथ ही हमारे पास एक और बी एक्स्ट्रा होगा, यानी हमारे पास एक और बी आ जाए, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो बी इज समथिंग विच इज लीडिंग अस टू सम हाउ टू फाइनल स्टेट। बहरहाल अभी हम इस चीज को पूरी तरह देखते हैं कि हाउ इट इज कॉम्प्लेक्स इनफ। यहाँ पे आगे हमने लिखा हुआ दीज 2 ट्रिप्स require 2 more B's to be read as input. Notice that in states 2 and 3 and 4 all A's that are read are ignored. Only B's cause a change of the state. ये आपने बात नोट की, ये मैंने आपको जब टेबल भी बनाया तो वही बात बताई हमने यहाँ पे। अभी ये हमारा PDF जो है वो चलना बंद हो गया। वी विल जस्ट रीड दिस वन फर्स्ट कि यहाँ पे हमारे पास जब भी हमारे पास A's आ रहे हैं पहली स्टेट के अलावा अगली बाकी सारी स्टेट्स पे A's कुछ नहीं कर रहे। सेकंड स्टेट पे देख लें ए वहीं पे लूप बैक कर रहा है, वो कोई आपकी स्टेट नहीं चेंज करा रहा, ए आ रहा है। थर्ड पे देखें वो उधर ही लूप बैक कर रहे हैं, फोर्थ पे देखें उधर ही लूप बैक कर रहे हैं। सिवाय एक ट्रांजिशन के जो फर्स्ट से थर्ड पे जा रही है, इसके अलावा ए हमारा कुछ भी नहीं करवा रहा, लेकिन स्टिल हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ए स्टार जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करवा रहा है।
उसके बाद है अब हम यहाँ पे देखेंगे इफ एन इनपुट स्ट्रिंग बिगिंस विद एन ए एंड देन हैज सम बीज इट मस्ट हैव 3 बीज टू रिटर्न अस टू स्टेट 3 और 6 बीज टू मेक आर ट्रिप, स्टेट 2, स्टेट 4, स्टेट 3 ट्वाइस और 9 बीज और 12 बीज। यानी अब ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज की बात हो रही है जिसमें अगर एक ए आ गया, पहली तो बात है अगर एक ए आ गया तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर एक ए आने के बाद हमारे पास एक बी भी आया है तो उसको एक बी कुछ भी नहीं करने वाला, 2 बीज भी कुछ नहीं करेंगे, फिर हमारे पास 3 बीज होने चाहिए, या फिर हमारे पास लेटर ऑन अगेन ऑन 6 बीज होने चाहिए या 9 होने चाहिए। ये देखें ए से यहाँ पे तो हम आ गए, अब आपने ए के बाद बी आ गया तो एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, फाइनल पे आ गया। फिर अगर 3 के बाद और आ रहे हैं तो चौथा बी, 5वां बी, 6ठा बी, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, फिर 7 बी, 8, 9 फिर आ रहे हैं। यानी हमारे पास बीज जो हैं वो 3 3s की फॉर्म्स में होने चाहिए। अगर हमारे पास कहीं 4 बीज आ गए या कहीं 5 बीज आ गए तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। अगेन एक बात नोटिस में रखें कि ये बीज इकट्ठे होना जरूरी नहीं है, इकट्ठे बीज आना लाजमी नहीं है कि आप ये कहें कि हमारे बीज जो हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ एडजेसेंट फॉर्म में आए। एडजेसेंट फॉर्म में आना उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हम यहाँ पे अभी हम अगर लिख भी रहे हैं तो ये जब यहाँ पे फिर भी आएगा हम इधर 3 पे जाएंगे, इस 3 पे अगर ए आ भी रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो 3 पे स्टैंड कर रहा है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हम यहाँ पे 4 पे जाएंगे, फिर से बी आएगा तो हम 2 पे हैं, 2 से हम 4 पे जाएंगे, यहाँ पे हम 4 पे जाएंगे और ए आएगा तो वो 4 पे ही रहेगा, वो कुछ भी नहीं करवा रहा। लेकिन अगर हमारे पास फिर एक बी आएगा तो वो हमें लेके जाएगा स्टेट 3 पे, और स्टेट 3 पे भी अगर हमारे पास ए आ रहा है तो वो स्टेट 3 पे ही रहेगा, कुछ भी नहीं करवा रहा वो। लेकिन अगर बी आएगा तो वो वापस स्टेट 2 पे चला जाएगा और ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास है फाइनल स्टेट, तो अगर यहाँ पे हमारे पास है जी फाइनल स्टेट तो हम ये डिड्यूस करते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है। आपको इस डायग्राम से भी समझ आएगी कि हमारे पास अगर एक ए है, ठीक है, एक ए के बाद हमारे पास एक बी, दूसरा बी और तीसरा बी, 3 बीज होने चाहिए, 3 बीज, और 7 एज बेशक आते जाएं बीच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टोटल 3 बीज होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं। यहाँ पे आप याद रखें कि वी नीड टोटल 3 बीज, टोटल 3 बीज, नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट होती है ना जो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के साथ होती हैं, तो हमें एडजेसेंट बीज नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बीज चाहिए। अब अगर आप इसी लूप को मैं कंटिन्यू कराऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर बी आएगा, वो 2 पे चला जाएगा, और 2 पे जाने के बाद फिर वही लूप चलेगा, यहाँ पे ए वाला, यहाँ पे बी वाला, ये बी जाएगा 4 पे। और आप ये देख सकते हैं कि जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये ए और ये बी और ये 3 पे जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ 3 बी आने के बाद फिर से 1 2 3 फिर से 3 बीज आएंगे तो आप आगे एक्सेप्ट होंगे। और एज बीच में जितने मर्जी आ रहे हैं, ए बीच में जितने मर्जी आ रहे हैं से मेरी मुराद है कि लेट से आपकी लैंग्वेज स्टार्ट हुई ए से, फिर आया बी बी बी, गुड हो गया, या आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, डबल ए आया, फिर बी आया, फिर सिंगल ए आया और फिर बी आया, एक्सेप्ट हो गई। देखिए आपने टोटल काउंट करना है, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी एक्सेप्ट हो गया। हाँ अलबत्ता अगर इसके बाद अगर ए आता है तो भी कोई बात नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको पता है ना ए स्टैटिक एंड पे ए जिस भी पोजीशन पे आएगा ना वो एक्सेप्ट होता रहेगा। ए जितनी मर्जी अमाउंट में आए, जिस मर्जी पोजीशन पे आए, उसने एक्सेप्ट होना है, वो कोई फर्क नहीं डाल। अब इस तरह की हम और बहुत सी एग्जांपल्स देख सकते हैं जिनमें जो हमारे पास ये वर्ड एक्सेप्ट करेगा, लेकिन हमने मेन पॉइंट पे रहना है। जो हमें ये पता चला है कि हमारे पास 3 बीज आने चाहिए इन एनी केस, लाइक नॉट एडजेसेंटली बट इन एनी केस। अब यहाँ पे देखें, इन अदर वर्ड्स एन इनपुट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद एन ए एंड हैविंग अ टोटल नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाय 3 विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे अब आप देखें इन्होंने कितने मजे का सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमारे पास अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ 3 बीज, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है टोटल नंबर ऑफ बीज डिविजिबल बाय 3 विल बी एक्सेप्टेड
If it starts with an A and has an total number of B's is not divisible by 3, then the input is rejected because its path through the machine ends at state 2 or 4. अब जिस भी केस में है, लेट्स से कि आपके पास अगर आ जाते हैं 2 B's हैं तो भी वो कभी भी या वो तो स्टेट 2 पे ख़त्म हो जाएगा, अगर सिंगल B आ जाता है तब भी वो स्टेट 4 पे या 2 पे ख़त्म हो जाएगा, तो वो कभी भी एंड पे नहीं आएगा। ओके, आगे उन्होंने लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू एन इनपुट स्ट्रिंग दैट बिगिंस विद बी। अच्छा, अब हम ए यहाँ तक की स्ट्रिंग की बात करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी। अब उस उधर तक की स्ट्रिंग से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाता है। आप देखें कि हर एक केस में बी आ सकता है और ए जितनी मर्जी दफ़ा है, यही मैंने आपको बात बताई है। तो अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें तो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है ए से, और अगर ए पे आपके पास स्टारिक आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे आप देखें किधर गया आपका ये ए, आपका एक दफ़ा आए या जितनी मर्जी दफ़ा आए वो एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये बात एक हमें अंडरस्टूड है। यहाँ पे इन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि ए स्टारिक यानी ए जितनी भी दफ़ा हो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये है कि ए स्टारिक, और उसके बाद ए स्टारिक हम फिर दोबारा से लगा रहे हैं सिर्फ जस्ट टू टेल यू कि हमारे पास ये लैंग्वेज जो है ये हम ए वाली साइड को स्टार्ट करें। हमारे पास एक बी आए, फिर ए बेशक ए स्टारिक आए, फिर एक बी आए, एक सेकेंड, फिर आपके पास ए स्टारिक आए, फिर बी आए, और फिर ए स्टारिक आए, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाली पूरी टर्म जितनी मर्जी दफा आए, लेकिन ये पूरी टर्म होनी चाहिए। आप इस पूरी टर्म में ए जितनी मर्जी दफा आए, चाहे स्टार्ट में आए चाहे एंड में आए चाहे जो मर्जी हो, लेकिन एक बात कंफर्म है कि बी हमारा 3 दफा आएगा और इसके अलावा हमारा वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक पहली वाली कंडीशन, यानी हमें एक बात एक साइड से समझ आ गई। वो एक साइड जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की थी उसके मुताबिक हमें ये बात समझ आ गई। सो नाउ दैट इज जस्ट अ वन साइड। हमने सिर्फ ये ए वाली साइड डिस्कस की थी, अभी हमारी बी वाली साइड जो है वो रहती है, ये वाली साइड अभी हमारी रहती है। अब हम इस वाली साइड को देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम बी वाली साइड को कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा। सो लेट्स डू दैट। अब हम देखते हैं कि ए को तो हमने छोड़ दिया, अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट ही बी से हो रही है। तो अब हम जरा अपनी डायग्राम देखते हैं। देखिए जी, हम देखते हैं कि बी से स्टार्ट हो रही है। अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो वो कहाँ पे जाएगी, पहले स्टेट 2 पे चली जाएगी। यानी हम बी अगर हमारे पास आए तो वो चला जाएगा स्टेट 2 पे। स्टेट 2 पे जाने के बाद हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि बी आए और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास ए आए। ये 2 कंडीशंस हैं। अब ए आएगा तो आपको पता है कि वो स्टेट 2 पे रहेगा, उसने लूप बैक ही कराना है। लेकिन बी आएगा तो वो किस स्टेट पे जा रहा है, अब हमें पिछली से याद भी हो चुका है कि वो स्टेट नंबर 4 पे जाएगा। यहाँ पे जी वो चला जाएगा स्टेट नंबर 4 पे। ये बात हमें समझ आ गई। स्टेट नंबर 4 पे चला गया। स्टेट नंबर 4 पे अब ये पुराने वाले की तरीके की बात है कि अगर स्टेट नंबर 4 पे ए आएगा तो वो दोबारा 4 पे ही रहेगा क्योंकि उसने तो कहीं जाना नहीं है। और अगर हमारे पास बी आएगा तो वो किधर चला जाएगा, हमारे पास चला जाएगा स्टेट नंबर 3 पे। और स्टेट नंबर 3 है हमारे पास फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट पे भी हमारे पास जो भी कुछ आए, अगर हमारे पास ए आएगा तो वो वहीं पे स्टे करेगा 3 पे ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर बी आएगा तो वो दोबारा से स्टेट नंबर 2 पे चला जाएगा और ये लूप दोबारा चलेगा। और ये लूप क्या है, 1 दफ़ा बी, 2 दफ़ा बी, 3 दफ़ा बी। ये 3 बीज का लूप है जो हमेशा चलता रहेगा। हमने बार बार 3 बीज ही लेके आने भी। अब ये फिर 2 पे जाएगा और वो सारी चीज़ें रिपीट करेगा। तो आपको पता चला कि अगर कोई वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है तो तब भी उसके लिए 3 बीज आना लाजमी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अब ये सब दोबारा लिखा है। व्हाट हैपन्स टू एन इनपुट स्ट्रिंग दैट बिगिंस विद अ बी, इट फाइंड्स इटसेल्फ इन अ स्टेट 2 and needs 2 more bees to get to state 3. State B's, these B's can be separated by any number of A's. Any number of A's, it means A static. Any number of A's का ये मतलब है। Once in state 3, it needs no more B's or 3 more B's or 6 more B's and so on. So
All in all, an input string whether beginning with an A or B must have a total number of B's divisible by 3 to be accepted. It is also clear that any string meeting this requirement will reach the final state. हमारे पास सिर्फ यही फाइनल स्टेट हो सकती है. तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें क्या कंडीशन है कि आपकी कोई स्ट्रिंग जो है ये आपने ये लगाया हुआ है फाइनाइट ऑटोमेटा इसका, सॉरी नीचे तो कोई फाइनाइट ऑटोमेटा, ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास है कि आप दूसरे केस में भी ये लिख देते हैं a प्लस ए स्टैरिक बी ए स्टैरिक बी ए स्टैरिक बी ए स्टैरिक. अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि हमने यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है. तो बेसिकली आपके पास ये आप ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट आपके पास एक लैंग्वेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे अगर ए हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास अगर सिर्फ ए आए तो भी तो हमारे लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी ना, जो हमने सबसे पहले चीज़ देखी थी. सबसे पहले हमने चीज़ यही देखी थी कि ए के केस में भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी. और दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ए स्टैरिक बी फिर ए स्टैरिक बी फिर ए स्टैरिक बी और फिर ए स्टैरिक. तो ये वाली चीज़ जो है और इसके आपके पास इस तरह आएगा और ये आपके पास चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी. ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है. अब यहाँ पे अगर इसको हम ज़ीरो कर दें तो बेसिकली ये लैंग्वेज तो बी से स्टार्ट हो रही है ना, बी से स्टार्ट होती हुई लैंग्वेज है, इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन नहीं है. तो ये आपकी पूरी एग्जाम्पल थी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. नाउ इस एग्जाम्पल ने हमारा अच्छा खासा टाइम लिया, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें क्या हैं और हमने ये क्यों पढ़नी है. और एक और बात प्लीज़ माइंड में रखें कि अब आपके पहले मैं लेक्चर फिर थोड़े से छोटा बना रही थी, लेकिन जस्ट कीप इन माइंड आप लोगों ने इतना पैनिक नहीं होना. वी हैव टू स्टडी 3 आवर्स ये सब्जेक्ट हमने 3 घंटे पढ़ना होता है. तो अभी आपकी इसीलिए ये चीज़ें डिटेल्ड हैं तो आपकी एक एग्जाम्पल पे भी इतना टाइम लग सकता है. तो आई विल ट्राई कि मैं 3 आवर्स का एक लेक्चर ना बनाऊं बल्कि 45 मिनट्स के 4 लेक्चर्स बना लूं. सो दैट वुड बी ईजियर. पहले ये था कि आई वाज मेकिंग 50 मिनट्स और 1 आवर मिनट्स 1 लेक्चर, तो दैट वाज गेटिंग वो लंबा हो जाता था बहुत ज़्यादा और आप लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि यू जस्ट गेट बोर कि अब कितना लंबा लेक्चर हो गया. तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे 45 मिनट्स के 4 लेक्चर्स आपके पर वीक आपको मिल जाया करेंगे या जिस तरह भी मैं मैनेज करूं. लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग पैनिक आउट ना हो कि हमारे 4 लेक्चर्स किए हैं, वो इसलिए कि मैंने उनको चंक्स में डिवाइड कर दिया होता है तो फिर वो वीक के हिसाब से उसी में चला जाता है. अब यहाँ पे आगे लिखा द ओनली पर्पज फॉर द लास्ट फैक्टर इज टू गारंटी दैट एम्प्टी सेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी सिंस इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मशीन. इफ वी डिड नॉट माइंड एम्प्टी बीइंग इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज वी कुड हैव यूज्ड दिस सिंपलर फाइनाइट ऑटोमेटा एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन. अभी ये यहाँ पे इन्होंने यही बताया ऑल्सो डिफाइंस द ओरिजिनल नॉन एम्प्टी लैंग्वेज. अब ये भी आपके पास ऑलमोस्ट उसी चीज़ को एक्सप्लेन करिए, ऑलमोस्ट उसी चीज़ को एक्सप्लेन करिए, लेकिन इसमें ये है कि इसे इन्होंने थोड़ा सा सिंपलर बनाया हुआ है और हम यहाँ पे सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एम्प्टी सेट जो है वो ना आए, यानी हम ये चाहते हैं कि नल स्ट्रिंग किसी सूरत ना आए. वैसे तो नल स्ट्रिंग इस केस में भी नहीं आती क्योंकि आप इसके ऊपर प्लस का साइन लगा दें तो दैट इज़ अ फाइनल थिंग कि वो नल स्ट्रिंग कभी भी नहीं आएगी. अब आप इन दोनों को देख के ये कंसीडर कर सकते हैं कि बेसिकली ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी लैंग्वेजेस को ही बता रही हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लैंग्वेजेस. ऑलराइट, सो आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा. ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन देखिए इन्होंने क्या बताया है. दिस द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली एक्सेप्ट्स द एम्प्टी स्ट्रिंग. क्यों भाई, ये देखें प्लस और माइनस जहाँ पे लगा हुआ यानी स्टार्ट और एंड स्टेट, जो स्टार्ट स्टेट है वही एंड स्टेट है. कुछ भी एक्सेप्ट ना करें तो भी एंड स्टेट है. और उसके बाद ए या बी आ रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेट पे मूव करें और फिर जो भी आ रहा है आप आगे मूव करें. तो इसका मतलब है नोटिस दैट द लेफ्ट स्टेट इज बोथ द स्टार्ट एंड फाइनल एंड ऑल वर्ड्स अदर देन एम्प्टी गो टू द राइट स्टेट एंड स्टे देयर. यानी अब यहाँ पे इस आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप कोई और वर्ड देंगे तो वो आगे जाके यानी कोई भी वर्ड डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा और अगर वो खाली पड़ी रहेगी तो एक्सेप्ट होगा. अरे अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो उस पर आपने परेशान नहीं होना कि इतने अजीब अजीब कॉन्सेप्ट्स क्यों आ रहे हैं. तो ये इसी तरह के हैं. दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स.
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है कि आप इसे गो थ्रू कर लें, लेकिन ये बहुत ईजियर एग्जाम्पल है कि ए आएगा तो फाइनल स्टेट पे जाएगा, बी आएगा तो इनिशियल पे चला गया, फिर बी आएगा तो इनिशियल पे ही रह रहा है, और ए आएगा तो फिर फाइनल स्टेट पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए या बी कुछ भी आए एंड ए पे होना चाहिए। यानी देखें, ए आएगा तो फाइनल पे जा रहा है, फिर ए आएगा उधर ही रह रहा है, बी आ रहा है वापस जा रहा है, बी आ रहा है बीच में रह रहा है, लेकिन फिर ए आएगा तो फाइनल पे चला जाएगी। यानी अगर ए आएगा तो आपकी स्टेट फाइनल पे पहुंचेगी, वरना हर केस में वो फिर से लूप लूप करती रहेगी। तो इसमें बड़ी ज्यादा स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, लेकिन सिर्फ एंड ए पे होनी चाहिए। ए आएगा फिर ए बी तो फिर ए एंड पे आना चाहिए, मतलब मैक्सिमम स्ट्रिंग्स बट एंडिंग विद ए। तो आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, और हाँ मैं दोबारा से एक बात बता दूं कि मैंने जिस तरह के क्वेश्चन दिए मैं बार बार अपने लेक्चर्स में रिपीट करती थी कि अगर मैं आपको ये कहूँ बनाने के लिए तो प्लीज उस चीज को सुना करें। अब देखें, इसमें आपके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैं अगर आपको कोई भी अब किसी भी वर्ड में कहूँ मेक अ फाइनाइट ऑटोमेटा विच एक्सेप्ट्स द वर्ड्स एंडिंग विद बी, तो अब आपको पता है कि आपने ए प्लस बी स्टारिक लगा के एंड पे बी लगा देना। तो अब बी जो है वो कंपल्सरी है। अब हर सूरत बी आएगा तो आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं होगी। चलें अभी हम अपना ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पेज नंबर 78 से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।